नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले रायगढ़ बैंक डकैती को लेकर यह सूचना कि पैसा बरामद किया जा चुका है। रामानुजगंज से रुपए बरामद हुए हैं। बैंक डकैती के 4 करोड़ रुपए फिलहाल पुलिस के पास है। सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। ट्रक और कार में पैसे लेकर पहुंच रहे थे। बैंक डकैती के 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रायगढ़ बैंक डकैती की बात चेकिंग अभियान चलाया गया। बॉर्डर्स पर सघन चेकिंग हमने देखी और चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी पकड़े गए। ये एक बड़ी खबर रायगढ़ के लिहाज से। कल इस डकैती की वारदात ने सभी को चौंका दिया, लेकिन फौरन पुलिस की तरफ से कार्रवाई। हड़कंप की स्थिति मौके पर थी और उसके बाद बॉर्डर्स पर चेकिंग और ज्यादा तेज की गई। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी कल, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी सफलता इस बात को लेकर कि 4 करोड़ रुपए डकैती के पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। रामानुजगंज से आरोपियों को पकड़ा गया है। डकैती के दौरान जितनी भी चीजें बैंक से चुराई गई, चांदी और सोने के जेवरात भी इसमें शामिल हैं, यह भी बताया गया है। तो बैंक डकैती के 4 करोड़ रुपए कुल मिलाकर बरामद हुए हैं। ट्रक और कार के जरिए पैसे लेकर डकैत पहुंच रहे थे। बैंक डकैती के 4 आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में। सघन चेकिंग का यह नतीजा कि कुछ ही घंटों के बाद आरोपियों के सुराग मिलने पुलिस को शुरू हो गए थे और उसके बाद चलिए और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आकाश, एक बहुत बड़ी वारदात जिसने रायगढ़ को भी चौंकाया, कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े किए। अभी तक कितनी सफलता पुलिस के लिए? जी, एक तरीके से कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल है। अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। चेक पोस्ट में भी अभी जांच चल रहा है और भी आरोपियों की जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है। पुलिस अभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी कड़े इंतजाम कर दिए हैं। दरअसल ये बैंक डकैती का मामला बड़ा संगीन है और सुबह जिस तरीके से डकैत घुसते हैं, कट्टे की नोक पे बैंक मैनेजर और अन्य लोगों को बंदी बनाते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे पैसे और जेवरात निकाल के ले जाते हैं और पुलिस व्यवस्था यहाँ पे कहीं नजर नहीं आती है। लेकिन सीधे तौर पे इसके बाद सक्रियता सामने आती है। जिस तरीके से मामला सामने आया, शासन तक के बात पहुंचती है, शासन स्तर पे इसकी जांच को लेके कहा जाता है। उसके बाद लगातार अन्य राज्यों से भी तालमेल बिठाया जाता है और चेक पोस्ट पे सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम कड़े किए जाते हैं। उसके बाद आरोपियों को सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। वाहनों के साथ गहने और करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से लगातार पुलिस इसमें जुटी हुई है। जी, निश्चित तौर पर। और आकाश, कुछ और चीजें जो कि बरामद की गई, बताया गया कि सोने चांदी के गहने मिले हैं। बैंक से इस बात में क्या डकैती की गई और साथ ही साथ 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ और ज्यादा संख्या इन आरोपियों की हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है किस तरीके से बैंक डकैती के लिए प्लानिंग बनी, इसके पीछे और कौन है, कोई और भी लिंकअप है, इसको खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार जांच में जुटे हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ चल रही है। फिलहाल अभी और किसी चीज का खुलासा पुलिस नहीं कर पाया है। जल्द ही इसमें आगे भी अपडेट मिलेगा। जी, चलिए देखने वाला विषय कि कब तक इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से कार्रवाई हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और आपराधिक घटना के बाद कुछ और गहमा गहमी राजनीतिक गलियारों में उस ओर भी आपको लिए चलते हैं। अंबिकापुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, जहां सिंहदेव ने अपमान के आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपमान के आरोप लगाए, प्रशासन पर भेदभाव के आरोप, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत उनके साथियों का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा है ओलंपिक प्रतियोगिता चल रही थी, शुभारंभ कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि टीएस सिंहदेव ही थे। उन्होंने कहा है कि बार बार बोलने के बावजूद मेरे साथियों का अपमान हो रहा है, सम्मान से कोई समझौता नहीं, स्पष्ट कर दिया है टीएस सिंहदेव ने। तो अंबिकापुर से बड़ी जानकारी, कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बनाए गए। मान मनोबल की कोशिश, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं रह रहकर नाराजगी सामने आते हुए ओलंपिक प्रतियोगिता का आगाज यहां होना था। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स के तहत शुभारंभ कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना था,
लेकिन उन्होंने कहा कि साथियों को नहीं बुलाया गया, इसलिए मैं भी नहीं आऊंगा। बार बार मैंने अपने तरफ से संदेश भी जिला प्रशासन को भेजा है कि प्रोटोकॉल का कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के नाम में क्रम छपना चाहिए। लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है। ऐसे छोटी बात है, लेकिन हम लोग रोज उसको सुनते हैं। रोज हम लोग को कार्यकर्ता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है, आप हमारे अगुवा हैं, आप अब नाम के लिए मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन हम लोग के मान सम्मान का क्या हो रहा है। तो अनेकों बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे सकता है तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है। मान सम्मान से कोई समझौता किसी वक्त नहीं हो सकता। और एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, खबर भेजा, जिम्मेदारी से बात की, फिर भी अगर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो फिर हम लोग इतने गैर सम्मान वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के साथ जो त्रुटि प्रशासन से हो रही है, कौन सीनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उनको उसका। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बात आपने सुनी, प्रशासन का भी नाम सामने आया है। सरगुजा कलेक्टर की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया ये भी आपको बता दें। अपमान के आरोपों पर कलेक्टर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री कहीं बिजी रहे होंगे, इसलिए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सिंहदेव ने अपने साथियों के अपमान का गंभीर आरोप लगाया, प्रशासन की बात भी कही है, लेकिन सरगुजा कलेक्टर की तरफ से सफाई। इन्विटेशन प्रॉपरली प्रोटोकॉल की तरफ से दिया गया था और किसी अन्य कारणों में बिजी रहे होंगे तभी नहीं आ पाए, नहीं तो सभी कार्यक्रमों में, सरगुजा में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी प्रतिनिधि आते हैं। कुछ व्यस्तताएं रही होंगी तभी नहीं आ पाए। और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की खबर पर चर्चा। भोपाल से बड़ी जानकारी। ओबीसी बाहुल्य इलाके में कमलनाथ ने सेंधमारी की है। पूर्व बीजेपी सांसद आज कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। बीजेपी के बालाघाट से पूर्व सांसद बोध सिंह भगत का नाम सामने आया है, कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि बुधनी के बीजेपी नेता राजेश पटेल आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। इससे पहले प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रमोद टंडन ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया था, उनको लेकर भी यही अटकलें। तो 3 नेता आज प्रमुख चेहरे के तौर पर, जो कि लगातार बीजेपी में काम करते रहे, अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो ओबीसी बाहुल्य इलाका ये माना जाता है। कमलनाथ की तरफ से पहले भी इसे लेकर बयान जारी हो चुके हैं कि कुछ और बड़े नेता, कुछ और बड़े चेहरे जो कि कांग्रेस के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कमलनाथ की लगातार स्पष्ट भी होती है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पेंड्रा जिले की। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा लगातार चल रही है, आप जानते हैं। मरवाही परिवर्तन यात्रा पहुंची। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल होने वाले हैं। बरौर से मरवाही कोटमी तक परिवर्तन यात्रा होगी। 2 दिन तक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चलेगी। बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्य बात यह कि नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम सामने आया है। पेंड्रा से बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश में तो वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री का अब छत्तीसगढ़ दौरा भी। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। 2 दिनों तक परिवर्तन यात्रा चलनी है। यहां पर तमाम दिग्गज नेता बीजेपी की तरफ से अगवानी के लिए भी पहुंचेंगे और लगातार यात्रा का हिस्सा भी बनते आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां महिला से चेन स्नैचिंग हुई है। बाइक सवार 2 युवकों पर गंभीर आरोप की चेन स्नैचिंग की वारदात को खुलेआम अंजाम दिया है। तोरवा थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार की पूरी घटना। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। न्यायधानी की हम बात कर रहे हैं और बिलासपुर को लेकर लगातार ये सवाल खड़े होते आए हैं कि अपराध का ग्राफ इस जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला से एक बार फिर से चेन स्नैचिंग। बाइक सवार 2 युवकों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। तोरवा थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार की घटना है। सरेआम चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते आरोपी, हो सकता है कि पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हों। तस्वीरों के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्वालियर जिले की। बीते 24 घंटे में डेंगू के 8 नए मरीज सामने आ चुके हैं। ग्वालियर चंबल अंचल जिसे लेकर हम लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि डेंगू लगातार पैर पसार रहा है इस इलाके में। मरीजों की संख्या यहां 187 पर पहुंच गई है। डेंगू मरीजों का जय आरोग्य अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। जिला अस्पताल की तरफ से भी लगातार सहयोग किया जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके जहां पर जनजागरूकता होने के बावजूद डेंगू का लार्वा पाया गया है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके बावजूद मरीज निकलकर सामने आना ये सोच दर्शाता भी है कि कहीं ना कहीं लूप होल जरूर है। ग्वालियर का हम जिक्र करें, 187 पर डेंगू मरीजों की संख्या पहुंचना इस मानसूनी सीजन में बड़ी बात। जयरोग अस्पताल में लगातार इलाजरत हैं तमाम मरीज और आने वाले समय के लिए भी जागरूक रहने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर, निगम अपने स्तर पर पूरा प्रयास करता हुआ। और अगली बड़ी खबर कोरबा से आपको बताएं, जहां मिनी माता बांगो डैम लबालब नजर आ रहा है। डैम भरने से केवल 3 मीटर दूर बांध की क्षमता 356 मीटर बताई गई है। कोरबा से बड़ी जानकारी, मिनी माता बांगो डैम लबालब होता हुआ डैम भरने से केवल 3 मीटर दूर है। आपको बताएं कि बांध की क्षमता 356 मीटर है और अब ये माना जा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश यहाँ पर होती है तो ये डैम पूरी तरह से भर जाएगा। और इधर शिवपुरी की करहरा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कार की डिग्गी से 24 किलो मादक पदार्थ और 3 मोबाइल समेत कुल 28 लाख का सामान जब्त किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों से बरामद मादक पदार्थ के सप्लायर्स के संबंध में पूछताछ लगातार कर रही है। एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से यहाँ पर बड़ी सफलता के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। 24 किलो नशे का सामान जब्त हुआ है और लगातार इस तरह की कार्रवाई आप देख भी रहे होंगे। जमीनी स्तर पर पुलिस पूरी सक्रियता के साथ नशे के सामान सप्लाई करने वालों पर शिकंजा कसती हुई। उक्त सूचना के आधार पर टीला रोड पर चेकिंग लगाई गई तो एक टियागो गाड़ी आई, जिसको चेक किया गया तो उसमें प्राण सिंह और सत्येंद्र रजक पाए गए, बेटे पाए गए तथा उनके कब्जे से गाड़ी में रखा सूखा गांजा 24 किलो बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है तथा 8 लाख रुपए की गाड़ी जब्त की गई है। और अगली बड़ी खबर धार से आपको बताएं, जहां पुलिस की चुस्ती के चलते यात्री बस में लगभग 25 लाख का शराब पकड़ी गई है। आपको ये बताएं कि चुनाव नजदीक है और इसी के चलते पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। अवैध शराब माफिया में हड़कंप का माहौल भी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस बार कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्राइवर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आबकारी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। सूचना मिली कि एक स्लीपर बस है, उसमें अवैध रूप से शराब रखी गई हुई है। उक्त सूचना को हमने गंभीरता से लिया। थाना नौगांव व साइबर टीम का गठन किया। बस को रोका, उसकी सर्चिंग की गई। उसमें अवैध रूप से शराब पाई गई। लगभग 340 पेटियां अलग अलग ब्रांड की थी, जिसका मूल्य लगभग 25,75,000 रुपये था। और बस भी जब्त की, जिसका मूल्य लगभग 45 लाख रुपये है। इसमें 4 आरोपी है, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कहाँ से सोर्स था और कहाँ जा रही थी। और उक्त टीम में थाना प्रभारी सविता व साइबर प्रभारी हमारे ASI भैरू सिंह के विशेष और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। उक्त टीम के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषणा भी की गई है। और अगली बड़ी खबर अशोकनगर से है, जहां सीनियर अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर राशन विक्रेता ने जान दे दी। आपको बताएं कि खाद्य निरीक्षक द्वारा बार बार परेशान किए जाने, रुपए मांगे जाने की वजह से दुकानदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खाद्य निरीक्षण नाम तब उजागर होता है जब मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिलता है। खाद्य निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस नोट में पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए भेजा है। आगे की जांच भी लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ परिजन, जो कि उच्च अधिकारियों के सामने मामले को गंभीरता से लेने के लिए कह रहे हैं। कंट्रोल संघ के अध्यक्ष ने जल्द कार्रवाई न होने पर पद से त्याग कर देने की धमकी दी। किया है फांसी पे वो मोनिका जैन के खिलाफ, इसलिए वो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुई है। 5 दिन हो गए मेरे पापा को और ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं इधर से। क्या करते थे आपके पापा?
कंट्रोल करते थे, कंट्रोल चलाते थे। तो किस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए कि आप लगाए या उन्होंने लगाए थे आरोप? नहीं, वो मेरे पापा लिख के गए और हम लोग उनके साथ में रहते थे, तो पता है ना कि वो क्या करते थे। वो मैडम उनको 2 महीने से लगातार 3 महीने से परेशान कर रही थी। उनने पैसा भी भरा, उनने पैसे देने के बाद में अभी ये 13 तारीख को उसको 15,000 रुपये दे के गए, मेरे से ही लेके गए थे। वो 15,000 उसको दे के भी गए। अभी 15 तारीख को इनके पिताजी जो मांगीचाड़ के सेल्समैन थे, 15 तारीख को उन्होंने जो आत्महत्या की है प्रताड़ित होकर, जो अपनी JSU मैडम थी मोनिका जैन, उनसे प्रताड़ित होकर उन्होंने क्या आत्महत्या कर ली है। और उनके 3 बच्ची हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। प्रताड़ना किस प्रकार की प्रताड़ना थी? वो उनका कहना यही है कि पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे, आवंटन जैसे स्टाफ जैसे उनकी मशीनों में क्या पहले जो कोरोना काल के टाइम पे जो पहले ऑफलाइन वितरण हुआ था और फिजिकली भी किया गया था सभी दुकानों पर, जो नोडल अधिकारी की नियुक्ति हुई थी भोपाल के द्वारा, उनने भी चेक किया था। और कलेक्टर महोदय को भी पहले इस संज्ञान में जानकारी थी, उनको भी दे दिया था। और 74 दुकान की अभी PDF बन के उनके पास है। 3-4 दिन पहले श्री संजय गुप्ता जी विसागर थाना क्षेत्र में रंगोली की दुकान चलाते हैं, उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी और परिवारजनों द्वारा 2 सुसाइड नोट प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें मोनिका जैन जो जूनियर सप्लाई ऑफिसर है उनके विरुद्ध और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रताड़ना के आरोप थे। जो FIR उसमें तत्काल उसी दिन धारा 306 आत्महत्या के दुष्कर्म में दर्ज कर ली गई थी, क्योंकि सुसाइड नोट जो रहता है उसकी विधिवत जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से करानी आवश्यक रहती है, तो वो जांच हम करवा रहे हैं। अभी सेल्समैन के परिजन द्वारा जन सुनवाई में मुझे आवेदन दिया गया है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने उन्हें प्रताड़ित किया था। हम इसकी जांच करवा रहे हैं और जल्दी ही जांच समाप्त करके कठोरतम कार्यवाही, यदि शिकायत सत्य पाई गई तो कठोरतम कार्यवाही करेंगे। और अब एक खास खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत का चांद पर जाना, G20 की अध्यक्षता करना पाकिस्तान को कितना खल रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बयान भी कर दिया है। नवाज शरीफ ने भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं, कंगाल हो चुके अपने मुल्क को खरी खोटी सुनाई है। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। भारत का गुणगान कर रहे, हिंदुस्तान की उपलब्धियों का बखान कर रहे इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं ये। जनाब कभी हिंदुस्तान को आंखें दिखाते थे, आज भारत के आगे नजरें उठा नहीं पा रहे। क्या करें, हुक्मरानों ने मुल्क का हाल ही ऐसा कर दिया है। भारत चांद पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांग रहा है। ये बात दुनिया तो कहती ही थी, अब नवाज शरीफ भी बोल रहे हैं। जरा सुनिए भारत की उपलब्धियों और पाकिस्तान के हालात पर नवाज शरीफ की राय। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। तो सुना आपने, भारत का चांद पर पहुंचना, G20 की अध्यक्षता करना पाकिस्तान को कितना खल रहा है। इन्हें कौन समझाए, भारत ने ये मकाम किस्मत से नहीं मेहनत से हासिल किया है। आतंक की जो फैक्ट्री पाकिस्तान चलाता रहा है, उसमें चंद्रयान नहीं आतंकी बनते हैं। अब जरा आगे सुनिए अपने मुल्क की बदहाली, कंगाली कैसे नवाज शरीफ खुद बयां कर रहे हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज, उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है। चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने, और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं। कंगाली की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की पोल खोल है ये।
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद बता रहे हैं कि उनके मुल्क की हालत क्या है। पाकिस्तान अगर अब भी नहीं सुधरा तो चांद तो दूर, दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को अपनी चौखट तक पर नहीं आने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।